नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। एसटीईटी के अध्ययन सामग्री में आप लोगों को आज हमारा ये दूसरा आपको वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में आप लोगों ने जहाँ तक पहले वीडियो में देखा है उससे आगे का आप लोगों के लिए एसटीईटी के 50 अंकों के महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा है वो आप लोगों को आपने सिलेबस को जाना, आपने विषय प्रवेश को जाना, आपने बाल विकास के पहलू को जाना, आपने प्रमुख समस्या को जाना, आपने प्रमुख व्यक्तित्व को जाना। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था शिक्षक का दायित्व, उसको आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब जो आगे का है वो अभी आप लोगों को शुरुआत करवा रहे हैं, तो वो है पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका। अब देखिए, आप सभी जो एसटीईटी दे रहे हैं वो सभी बीएड स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में जो भी एसटीईटी का अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों ने बीएड के पढ़ाई के दौरान देखा होगा। तो समय कम और कम वीडियो में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं, इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड वाले तथ्य ही बताए। तो विस्तार से, क्योंकि उसका अगर बड़ा सा नोट्स है तो इसका भी नोट्स काफी व्यापक हो जाता है, एसटीईटी के 50 अंकों का भी। तो हमने उसको कीवर्ड में चुन करके आपके लिए लाया ताकि आप उसके कीवर्ड से ही उसके सारे तथ्यों को समझ सकें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला प्रश्न आपको इसमें ज्यादातर आता है। तो पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों ने बीएड के दौरान भी देखा होगा। तो पहला जो तरीका है वो है आपको सरल से कठिन की ओर बच्चे को कैसे पहले सरल चीजों को बताते हुए कठिनाई की ओर लेकर के जाना चाहिए। सरल से जटिल वही है, ज्ञात से अज्ञात है। पहले बच्चे को ज्ञात चीजें बतानी है, उसके बाद ज्ञात चीजों को बताते हुए अज्ञात की ओर ले जाना है। स्थूल से सूक्ष्म मतलब है पहले बड़े चीजों से बताते हुए सूक्ष्म की ओर लेकर के जाना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, बच्चे को प्रत्यक्ष वस्तु का दिखाते हुए अप्रत्यक्ष का चिंतन कराना है। अनिश्चित से निश्चित, पहले अनिश्चितता का बात बताते हुए उसे निश्चितता की ओर लेकर के आना है। पूर्ण चीज, पूरे चीजों को बताते हुए फिर छोटे छोटे चीजों को बताना है। मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें सीरियस सिस्टमेटिकली पढ़ाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम, आगमन विधि जो आप लोगों ने पढ़ाई है, पहले उदाहरण दिए जाएं फिर नियम दिए जाएं, और निगमन विधि है जिसमें पहले नियम होता है फिर उदाहरण होता है। विशिष्ट से सामान्य मतलब पहले आपको विशिष्ट करना और फिर जो तथ्य है उसको सामान्य रूप से, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। किसी भी महत्वपूर्ण या विशिष्ट तथ्य को आपको बच्चे के समझने अनुरूप बनाना ही विशिष्ट से सामान्य है। विश्लेषण पहले आपको करना है, फिर उसका संश्लेषण करना है। स्व अध्याय को प्रोत्साहन देना है, बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके इसके लिए प्रोत्साहन देना है। अनुभव से तर्क, तर्क के आधार पर पढ़े बच्चे पढ़े, प्रकृति का अनुसरण करें। मतलब है कि ये पढ़ाने का तरीका है। किसी भी शिक्षक को आप देखेंगे कि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति रहे, अगर कोई डॉक्टर है तो उसे भी कुछ टूल्स होते हैं, उस टूल्स में उसकी सुई आ जाते हैं, उसके आल्ला आ जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पर वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मशीन हो जाता है। मतलब तरह तरह के टूल्स से जो है वो मरीज के दवाई करता है, उसका उपचार करता है। उसी प्रकार अगर आप प्लम्बर को देखेंगे, उसी प्रकार अगर आप बिजली मिस्त्री को देखेंगे या किसी भी व्यवसाय में आने वाले को देखेंगे तो उसके पास एक टूल्स होता है, जिस टूल्स की सहायता से वो अपने कार्य को कर पाता है। जैसे अगर आपके यहाँ बिजली मिस्त्री आ जाए और बिना पेचकस का आ जाए, बिना पिलास का आ जाए, तो क्या वो आपके घर के किसी भी विद्युत उपकरण को ठीक कर पाएगा? उसी प्रकार शिक्षण में भी आपको आपके पढ़ाने के कुछ टूल्स हैं, वो दिखेगा नहीं आपके पास, वो ऐसा नहीं है कि पिलास और टेस्टर की तरह दिखेगा। लेकिन अगर आप शिक्षक बन रहे हैं या बन चुके हैं तो आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए, जो कि आप अपने बच्चे को उस अनुसार पढ़ाएंगे तो वो बच्चे आपको ज्यादा आसानी से इन तथ्यों का समझ सकेंगे, जान सकेंगे। वो क्या रहेगा, तो बच्चे को पढ़ाना किस प्रकार से है, तो सरल से कठिन की ओर जाना है।
सरल से जटिल की ओर जाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना है, पूर्ण से अंश की ओर जाना है, मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये सारे चीजों को आपके ये शिक्षक के, किसी भी शिक्षक के ये पिलास और टेस्टर की तरह ही यह टूल्स है, जिस टूल्स के आधार पर वो अपने बच्चे को वो क्या कहते हैं पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। अब है क्या क्या सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर आपको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो रुचि का सिद्धांत, आप लोग देखते हो रुचि का सिद्धांत मतलब इंटरेस्ट का सिद्धांत। किसी बच्चे को किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है उस विषय को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो बच्चे उसी दिशा में आगे बढ़े। आप लोग ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो आप अपने विषय के अनुकूल अपने मनपसंद विषय को चुनते हैं। अगर आप आईएएस, यूपीएससी या बीपीएससी का परीक्षा देते हैं तो भी आप अपने विषय में, या शिक्षक में एसटीईटी ही लीजिए तो आप लोग अपने महत्वपूर्ण या जो आपके विषय रुचि के अनुसार विषय होंगे उसी पे आप एसटीईटी का एग्जाम देते हैं। तो अगर वो चीज शिक्षक शुरू में ही जान जाए कि ये विद्यार्थी जो है इस विषय विज्ञान विषय में बहुत अच्छा रुचि रखता है, तो उसे विज्ञान विषय में ही अगर ज्यादा शुरू से ही मिलता रहा सहयोग शिक्षक के द्वारा तो वो काफी अच्छा कर सकता है। तो रुचि का सिद्धांत होना चाहिए। जीवन से संबंध जोड़ना, अब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कैसे उनके पढ़ाई का जो यूटिलाइजेशन है वो उसके जीवन से हो, उसका भी देना चाहिए। सृजनशीलता का सिद्धांत, हर बच्चे सृजनात्मक शक्ति से भरपूर बने। पढ़ाई का मतलब, सृजनात्मक मतलब होता है निर्माण करना। उसके दिमागी शक्ति में इस प्रकार का होना चाहिए कि वो कुछ नया चीज सोचे, नया क्रिएशन करे, नया चीजों को बनाए। तो सृजनात्मक शीलता का सिद्धांत भी है। उद्दीपन मतलब हो गया कि बच्चे को आप प्रेरित करते रहिए, प्रेरणा देते रहिए। हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। चयन का सिद्धांत है, स्वाभाविक क्रम है, विश्लेषण का संश्लेषण है और अभ्यास का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत तो आपको हर बच्चे में इसलिए देना चाहिए क्योंकि अभ्यास से ही बच्चों में निरंतरता आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं, जितना ज्यादा आप अभ्यास बच्चे से करवाते हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, उतने ही ज्यादा उसमें निखरता और प्रवीणता आती है। तो ये सारे सारे चीजें को आपको इसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपको शिक्षक के गुण। उसमें आपने शिक्षक के दायित्व को देखा था, इसमें शिक्षक के गुण में क्या क्या सब है इससे भी आपको प्रश्न बराबर आते हैं। इसमें आपको रहेगा कि शिक्षक का जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि आप कैसा शर्ट पैंट, कैसा आप अपने हेयर स्टाइल, कैसा आप चलते फिरते हैं या किस प्रकार का आप स्टाइली जीवन जीते हैं, उससे नहीं है। प्रभावशाली व्यक्तित्व से मतलब है कि आपका समाज में आप किस प्रकार से बोलते हैं, समाज में आप किस प्रकार से अपने आचरण को रखते हैं, समाज में आप क्या क्या संयमित जीवन जीते हैं। ये आपके व्यक्तित्व को, यहाँ आपके गोरा काला, यहाँ आपके लंबा छोटा होने से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभावशाली व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि आप अपने को अपने समाज के आईने में किस प्रकार से दिखाते हैं। समाज के आईने में, जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना में क्या लगा है, कहाँ क्या है, वो आपको दिखता है। उसी प्रकार समाज के आईने में आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से दिखता है, तो वो आपको उस अनुसार समाज में आपका अच्छा दिखे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो समाज में शिक्षक का गुण प्रभावशाली होना चाहिए। आकर्षक, आज्ञापालक, संयम होना चाहिए। संयम मतलब आप में किसी भी चीज को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उत्साह होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम हमेशा आप बिना उत्साहित रहे, ये ऐसा हो गया, ये सहनशीलता भी होनी चाहिए। आपको गंभीर चिंतन होना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए किसी के साथ, न्याय प्रियता होना चाहिए। विद्वता तो आपको होना ही चाहिए, जिस विषय के आप शिक्षक हैं उसके कम से कम सामान्य रूप से संपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हर चैप्टर को पढ़ लें, हर किताब को पढ़ लें, क्योंकि एक ही विषय के तो आप विद्वान बनना चाहते हैं या शिक्षक हैं, तो उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी कहीं से भी आपको कोई प्रश्न पूछे तो उसके सामने आप उसके उत्तर को उसके पढ़े गए किताब के अनुसार ही समझा सकें। न्यायप्रियता, विद्वता, नेतृत्व क्षमता एक शिक्षक का गुण माना गया है। मिलनसारिता होना चाहिए, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा। तो ये है आपको आदर्श शिक्षक के गुण। ये सामान्य गुण है।
उसके बाद हो जाता है उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, बौद्धिक योग्यता होना चाहिए, भावनात्मक रूप से आपको संतुलन होना चाहिए, मित्रता और सहानुभूति के साथ होना चाहिए, नेतृत्व भावना होना चाहिए, उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प होना चाहिए, प्रवीणता होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, स्वभाव रुचि एवं ज्ञान होना चाहिए, मानव विकास की समझ होना चाहिए, शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, शैक्षिक नए अनुसंधान जो हो रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए और शैक्षिक उद्देश्यों का होना चाहिए। विशेष गुण जो है दृष्टिकोण में उदारता होनी चाहिए, कभी भी आपको संकीर्ण दृष्टिकोण से शिक्षक को नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक निपुणता मतलब आप जिससे भी मिले आपके व्यवहार में हमेशा एक अच्छाई हो, जिससे कि मिलने वाला हमेशा आपको याद करे कि नहीं ये जो आदमी था बहुत अच्छा मिल करके गया। ये आपको व्यवसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, आत्म अनुशासन एवं पालन होने चाहिए, प्रयोग और अनुसंधान में रुचि होना चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में भी रुचि होना चाहिए। तो ये सारे शिक्षक के आपको कुछ गुण हैं, जिन गुणों को आप लोगों को जानना है, चाहे वो उसके दृष्टिकोण में उदारता हो, व्यवहारिक निपुणता हो, व्यवसायिक प्रशिक्षण हो, आत्म अनुशासन हो, प्रयोग या अनुसंधान में रुचि हो, या सहगामी क्रियाओं में रुचि हो। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि कोई भी संस्था अगर शिक्षक को हायर करे या उसे अपने शिक्षक के रूप में उसे अपने स्कूल में लाना चाहे, तो उसके लिए चयन के लिए शिक्षक में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और ये आपको मुख्यतः अगर इंटरव्यू हुआ तो उस आधार पर भी आपको इन सारी चीजों को इंटरव्यू वाले शिक्षक के गुण के रूप में देख सकते हैं। तो पहला है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उत्साह भी होनी चाहिए आप में, अनुसंधान कार्य में होना चाहिए, समाज सेवा के प्रति आपको ध्यान होना चाहिए, धर्मनिष्ठा, विवेक, उदारता, चरित्र की दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना, सहनशीलता, धैर्य, स्नेह प्रियता, वेशभूषा और मधुर स्वर। ये सारी चीजें अब देखिए वेशभूषा पर, वेशभूषा भी आपको एक शिक्षक के मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि कई बार कई जगह ये चिट्ठी निकल जाती है कि आपको टी शर्ट और जींस वगैरह शिक्षक को नहीं पहनना होता है, या कहीं आप देखते होंगे कि कई बार जो निरीक्षण में स्कूल में जाते हैं तो इन सारी चीजों को जो चेक करने वाले होते हैं वो देखते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आपके ड्रेस तो अनुकूल होने ही चाहिए, लेकिन ड्रेस से और पढ़ाई से, या आपके जैसे अब्दुल कलाम अगर लंबे बाल भी रखे हुए थे तो वो हमारे देश के महान विभूति हैं, और उनके रहने सहने से, उनके पहनावे से, उनके बाल रखने से उनके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो शिक्षक जैसा रहना चाहे, पहनना चाहे, हाँ, लेकिन एक मर्यादा में हो, ऐसा नहीं हो कि अब वो क्या कहते हैं लुंगी कुर्ता पहन करके चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक मर्यादित उसका जो है वेशभूषा हो, जिसके आधार पर ये शिक्षक के आपको चयन हेतु गुण होने चाहिए। इन सारे चीजों से आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिन प्रश्नों के आधार पर आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा इसका उत्तर ये होना चाहिए। ये सारे आपको मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके इन सारे चीजों से। अब है शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता। शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता मतलब ट्रेनिंग है। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग का किसी भी चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको अन्य जो भी संस्थाएं हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और आप आईएएस बन जाते हैं तो आपको मसूरी में साल भर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हैदराबाद में ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिहार बीपीएससी के भी पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पे जब आप शिक्षक बनते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड ही लिया ही जाता है। पहले से ही विद्यार्थी को बीएड या डीएलएड की डिग्री जो है वो उसके ट्रेनिंग पीरियड को माना गया है। कभी भी बीएड और डीएलएड में आपको आपके विषय से संबंधित नहीं पूछा जाता है या पढ़ाया जाता है। उसमें आपको पढ़ाना कैसे है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर को समझना कैसे है, इन सारे चीजों को बीएड के 2 साल के कक्षा के दौरान आपको बताया जाता है। उस 2 साल के कक्षा के दरमियान आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी ज्ञान को आपने बीए कर रखा है अलग विषय से, मास्टर डिग्री कर रखा है अलग विषय से, लेकिन उस बीए और एमए के ज्ञान को आप प्रस्तुत किस प्रकार से करें वो आपको ट्रेनिंग बतलाता है। तो ट्रेनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको किसी भी
नौकरी में जाने के लिए या किसी भी संस्था में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले जो ट्रेनिंग है वो 2 प्रकार का है, एक सेवाकालीन प्रशिक्षण आ जाता है। जब आप सेवा में भी रहेंगे तब भी अगर आप टीचर बन भी जाते हैं तो आपको हर 5 दिन का ट्रेनिंग पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जो सब है उसमें क्या-क्या सब है, तो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उसमें आपको कहता है कि शिक्षक को नई शिक्षा नीति व बदलते समाज के अनुरूप बनाना। आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज जो है हमारा, बहुत सारा जो चीजें हैं वो परिवर्तनशील है, बल्कि दुनिया ही परिवर्तनशील है। पहले जो टेलीफोन था आज मोबाइल है। मोबाइल के बाद अब नए-नए जनरेशन में नए-नए तथ्यों का परिवर्तन होते रहता है। आप जिस भी टेक्नोलॉजी में देखिएगा तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है। ऐसे में शिक्षक भी उस बदलते समाज के अनुरूप चल सके, इसके लिए उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी और सृजनशील बनाना, विद्यालय के शैक्षिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकसित करना, नई शिक्षण विधि अपनाना और कक्षा को प्रभावशाली बनाना और विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार स्वयं को ढालना। ये जो 4-5 चीजें हैं वो आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण के कारण, सेवाकालीन जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षक जो है सो समाज के बदलते समाज के अनुरूप हो सके, उसे में शिक्षक में सृजनात्मक गुण का विकास हो, वो शैक्षिक समस्याओं को हल करने का क्षमता विकसित हो पाए और नई शिक्षण विधि, जो नई-नई शिक्षण प्रणाली आ रहे हैं, उसके नए-नए जो टूल्स आ रहे हैं, उसको जाने ताकि वो अपने कक्षा को प्रभावशाली रूप से शिक्षित करवा सके। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार स्वयं को ढालना, इसमें है उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स है इसका है सेवाकालीन प्रशिक्षण का, वो है कि शिक्षण में दक्षता लाना, कार्य कुशलता बढ़ाना, कक्षा के प्रबंधन में सुधार लाना, व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास करना, शैक्षिक अनुसंधानों और प्रयोग में रुचि करना, शिक्षक को नवीन ज्ञान और प्रवृत्तियों से अवगत कराना, सहयोग और सहकारिता की भावना उत्पन्न करना और शिक्षक को समय अनुकूल बनाना। ये सारे तथ्य जो हैं वो आपको शिक्षण के प्रशिक्षण, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तब उस दरमियान साल में 1 बार 2 बार आपको प्रशिक्षण के लिए जो डाइट या अन्य बीएड कॉलेज भेजे जाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षण के कार्यकुशलता को बढ़ाना, आपके जो कक्षा में आप पढ़ाने जाएंगे उसमें किस प्रकार से आप सुधार लाएंगे, व्यवसायिक दृष्टिकोण जो है सो आप में किस प्रकार से 40 मिनट की घंटी में आप ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को बता सकेंगे, उसका विकास करना है। क्या क्या नई आपको प्रयोग हुए हैं उसमें आपको, और आपके ज्ञान और नई प्रवृत्तियों से आपको अवगत कराना, सहयोग और सहकारिता के साथ साथ शिक्षक को समय अनुकूल बनाना, मतलब कि जैसा समय जा रहा है उसके अनुकूल बनाना है। अगला जो है वो कहता है कि इसमें क्या क्या सब होता है, तो इसमें होता है आपको सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उसमें होता क्या क्या सब है, उसमें होता है आपको संगोष्ठी, जिसको सेमिनार कहते हैं, उसमें कार्यशाला होता है, उसमें सम्मेलन होता है, उसमें निरीक्षण होता है, उसमें विद्यालय आधारित शोध होता है, उसमें प्रयोगात्मक कार्य और अनुश्रवण होता है। आप सभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शिक्षक के रूप में अभी कार्यरत होंगे, और वो अगर कार्यरत होंगे और उनको अगर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया होगा इस अवधि में, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे जो हैं सो वो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होंगे, तो वो देखेंगे कि इन सारे चीजों के आधार पर ही उनको प्रशिक्षण या सिलेबस दिया जा रहा है, चाहे वो सेमिनार के रूप में हो, चाहे वो वर्कशॉप कार्यशाला हो या सम्मेलन हो, निरीक्षण हो, विद्यालय आधारित शोध हो या प्रयोगात्मक कार्य और अनुश्रवण हो। इन 5 दिनों के दरमियान आपको यही सब सारे तथ्य कराए जाते हैं। आपका वातावरण किस प्रकार का है, तो उसमें है विद्यालय में सहयोगी, प्रेरक और स्वस्थ वातावरण का आप ट्रेनिंग के बाद निर्माण कर सकें, आप प्रधानाध्यापक को सहयोग कर सकें, आप सहकर्मी शिक्षकों से संवाद और मार्गदर्शन दे सकें, साथ ही शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता कम में भी आप ज्यादा अच्छे से कर सकें, उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगला जो चैप्टर है वो है आपको व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य है कि आपको आपके जीवन यापन हेतु दी जाने वाली शिक्षा, जिसमें कि आप
अपने जीवन यापन बड़े अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसमें सीधा सीधी दिया हुआ है कि शिक्षा जो व्यवसाय और जीवन यापन से सीधी जुड़ी हुई हो। दूसरा इसके अर्थ में बताया गया है कि विद्यार्थी को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करना, मतलब एक शिक्षा तो आपके नैतिक, आपके आदर्शिक जीवन को समझने में, आपको अच्छे नागरिक बनाने के लिए है। वहीं एक व्यावसायिक शिक्षा है जो आपको आपके जीवन स्तर को कैसे अच्छा हो उसके लिए प्रयास करता है। तो व्यावसायिक शिक्षा का मूल अर्थ है आपके जीवन यापन को शिक्षा के व्यवसाय से इस प्रकार जोड़ना कि आप में रोजगार पैदा हो सके, आपको रोजगार आसानी से मिल सके। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता है कि शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना, बेरोजगारी को कम करना। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उसका मुख्य कारण यही है कि आज भी 60-70 के दशक के कोर्स जो है वो आपको बीए, एमए वही उसी प्रकार से चला जा रहा है, जबकि शिक्षा को नए तरीके से सिलेबस में बांधने की आवश्यकता सभी महान जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने महसूस किया। उत्पादकता और आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहयोग हो, उद्योग को आपके पढ़ाई से, कृषि को आपके पढ़ाई से और तकनीक को आपके पढ़ाई से किस प्रकार का सहयोग मिले, इसके लिए ये सारी आवश्यकताएं हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को व्यावसायिक कौशल में दक्ष बनाना, श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, उत्पादनशीलता को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना। मतलब अगर हम कहें कि आपको व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यावसायिक कौशल में दक्ष बनाना, श्रम के प्रति भावना विकसित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, उत्पादनशीलता बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, हो सकता है कि अलग अलग तथ्य से भी अलग अलग तरह के प्रश्न आपको आ जाए। तो ये सारे आपको व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित तथ्य हैं। अब है कि व्यावसायिक शिक्षा को कब महत्वपूर्ण दिया गया, तो माध्यमिक शिक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की गई, ताकि जो है सो बच्चे उसी समय से आपको रोजगार के लिए जागृत हो सकें। किस में ज्यादा रोजगार की संभावना बनती है, किससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में उसे जानकारी। और इसको 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्व जानते हुए इसे शामिल किया गया। विद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया। विद्यार्थियों के लिए रोजगार में मुख्य अवसर किए गए। शिक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में इसी को देखते हुए सुधार किया गया। 2008-9 में 1,54,940, 9-10 में 2,03,392 विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा दिया गया। कहाँ कहाँ है इसके प्रमुख क्षेत्र? तो कृषि व पशुपालन में, जिसमें आपको फार्मिंग देखा जाता है, कृषि में डेयरी और पोल्ट्री जो मुर्गी पालन से आता है वो, वाणिज्य में आपको ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, टाइपिंग आ जाता है, स्टेनोग्राफी आ जाता है। गृह विज्ञान में आपको बेकरी, सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आ जाता है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, ड्राफ्टिंग आ जाता है। पैरामेडिकल में नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन आ जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, टेलीकॉम, डेटा प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, होटल मैनेजमेंट आ जाता है। हेल्थ और ब्यूटी केयर आ जाता है। स्वामीनाथन मॉडल जो है वो आपको कहता है कि इसके इस प्रकार के पाठ्यक्रम पे विकास देना चाहिए, प्राचार्यों को आदान प्रदान देना चाहिए, शिक्षक छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए, अनुसंधान एवं परियोजनाएं देनी चाहिए, आधुनिक तकनीकी सहयोग देना चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्योग आधारित सहभागिता देनी चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कोठारी आयोग, आर्थिक विकास हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञ की आवश्यकता उन्होंने बताया। यूनेस्को भी आपको व्यावसायिक शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए ऐसा बताया गया। अब देखिए, ये तो विद्यालय में शिक्षण की प्रणाली अगले में बता देंगे, इसको थोड़ा सा हम आपको व्यावसायिक शिक्षण के बारे में बता दें। व्यावसायिक शिक्षण से संबंधित तथ्य यह है कि व्यावसायिक शिक्षण आपको 10th के बाद से लेकर के 12th तक के बच्चे जो आपको बीच में ही कक्षा छोड़ देते हैं या कुछ आवश्यकता के कारण रोजगार पाना चाहते हैं, उसे एमए करने के बाद व्यावसायिक ना दे करके माध्यमिक क्लास से ही उसको व्यावसायिक शिक्षण का दिया गया। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपने, चाहे वो आपने
इन सारे कोर्सों को देखा, चाहे फार्मिंग देखा, डेयरी देखा, पोल्ट्री देखा, ऑफिस मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये सारे आप देखेंगे जितने भी बेकरी, सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल टेक्नीशियन, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर, टेलीकॉम, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारे 10 से 10+2 तक के छात्रों के लिए ही ये सारे चीज को डिजाइन किया गया है, ताकि वो कम समय में ही इन सारे चीजों को जानते हुए जॉब कर सकें और जॉब करते हुए सरकार और समाज की सहायता करते हुए स्वावलंबी भी बन सकें। तो ये सारे आपने अभी तक तथ्य देखे। अगला वीडियो में आप लोग अगले जो चैप्टर हैं वो आप लोग जानेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप सभी को एसटीईटी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।